ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं बजट डिबेट में। डॉक्टर साहब, हम मकामी सरमायाकार की हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, और मकामी जो यहाँ पर सरमायाकारी नहीं हो रही, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका जो ये मसला है कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा था, ये कैसे इस मसले को एड्रेस कर सके? मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब से भी ये चाहूँगा कि जो दानियाल ने 2 पॉइंट किए, इसका भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा कर दें। ये ऑफ कोर्स ये हमें रेमिटेंसेस पे चल रहे हैं, $32 बिलियन तक चली जाती है, मगर एक बहुत बड़ा एक सवाल आ गया है कि ये ख़ास तौर पे ये जो दुबई लीक, जिसके मतलब हम भूल भी गए हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं यहाँ चोर नहीं है, मतलब ये इतना बड़ा एक वो है, मगर उसके ऊपर लोग ऑलरेडी भूल गए हैं। मगर एक शक पड़ता है कि ये जो $32 बिलियन आते हैं, इसमें काफ़ी सारा पैसा है वो यहीं से जाता है, काफ़ी सारे टीटी के स्कैंडल आए, यहीं से जाता है फिर यहाँ वापस आता है। ऑफ कोर्स वो मेहनत की कमाई वाले भी वो हमारे गरीब भाई हैं, जिनका आप ये सही कह रहे हैं ढोल के साथ इस्तकबाल करना चाहिए। तो ये जो वापस आ जाता है, ये भी इसकी भी कोई करने की ज़रूरत है, इस सवाल के साथ इसको भी ऐड कर लें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। असल देखिए, मकामी सनतकार को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में सबसे पहले जो एक टैबू और स्टिग्मा फेस होता है, क्या पाकिस्तान में हमने वेल्थ क्रिएशन को एक जुर्म नहीं बना रखा है? जिसको हम देखते हैं कि अच्छा वो कल साइकिल थी, आज उसके पास मोटरसाइकिल आ गई, कल उसके पास गाड़ी आ गई, हम उसको तमाम उम्र कोसते रहते हैं कि अच्छा यार ये देखो साइकिल से उठ के गाड़ी पे आ गया। क्या हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि, और वही आपके वो जो दुबई लीक्स वाला भी, पहले तो आपको लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उनके बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब में से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि वाकई अपनी खून पसीने की मेहनत से, अपनी एजुकेशन से एक जो जनरेशनल मोबिलिटी है वो हासिल की, और वो जो है उन्होंने अपना आला मुकाम हासिल किया। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि या बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने कि शॉर्टकट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए। तो इन दोनों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। अब मकामी सनतकार को जो चीज़ें चाहिए, मकामी सनतकार को यहाँ पे सबसे पहले तो एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसको जो है एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एनर्जी चाहिए, उसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको पता हो कि ये नहीं होगा कि इंपोर्ट पे पाबंदी लग जाएगी और अगर उसका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है तो वो मंगवा नहीं पाएगा। उसको यहाँ पे टेक्निकल जो स्किल वाले बच्चे बच्ची हैं वो चाहिए जिनको कि वो काम करवा सके, और अनफॉर्चुनेटली इनमें से अक्सर चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। और यही वजह है कि जब हम FDI की बात करते हैं हम ये भूल जाते हैं कि आप ये भी कंपैरिजन साथ में करें कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल से कितने जो डोमेस्टिक नाम वो कितने आए हैं जिनकी कि आप कह सकें कि अच्छा जी ये कतर और सऊदी अरेबिया और चाइना से तो चले आया या नहीं आया, पाकिस्तान से कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पे कोई बड़ा एक आध जो है नाम सामने आया हो? कोई भी नहीं आया। यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, बांग्लादेश जा रही है, यहाँ से इंडस्ट्री वियतनाम जा रही है, यहाँ से इंडस्ट्री कम्बोडिया जा रही है, यहाँ से इंडस्ट्री इजिप्ट गई है। अब अगर इन सारी जगहों पे इंडस्ट्री आपकी शिफ्ट हो रही है तो उसके पीछे यही वजूहत है ना जो मैं कह रहा हूँ। यानी इसका एक सिंपल है कि जिस साल हमने वो अपनी ट्रेड पॉलिसी में, मिड टर्म ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क में CNG बसें जो हैं ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त दी, उसी साल हमने CNG गैस पंप स्टेशन जो थे उन पे पाबंदी लगा दी। यानी आपकी पॉलिसी का ही हाल है। यानी आपको पॉलिसी टर्न जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है ना, आप एक तरफ कह रहे हैं कि पॉलिसी का हाल तो ये है कि पिछले साल हमने सोलर लगाने के लिए आपको मराद दी थी आवाम को, और इस साल हम जो है बंद कर रहे हैं। पिछले साल की बात कर रहे हैं। अभी पिछले महीने SIFC ने कहा कि जी साइनो सोलर नामी कंपनी से हमारी बातचीत होगी और कराची में आके अब सोलर पैनल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी शुरू हो गई है। और ये काफ़ी बड़ा क्रेडिट गया SIFC को कि देखे जी चाइना से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके साथ ही आपने बातचीत शुरू कर दी कि अच्छा जी अब हमारे पास सोलर एनर्जी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी, लिहाजा अब हम इसको डिस्करेज करेंगे। तो ऐसे में आपका जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवा ली और चार्ज करने वाले चार्जर स्टेशन बंद कर दिए वो देखा। तो ऐसी सूरत हाल में जो आपका डोमेस्टिक तसलसल आप कहते हैं पॉलिसी का ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नहीं आएगा। जो दुबई लीक्स पे आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि बाहर प्रॉपर्टी रखना जुर्म नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है ना, देखिए आप के पास एक आगे, एक तो ये कि उन सबको स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो नहीं कह रहा नहीं, लेकिन मैं उससे अगली मैं बात कर दूं कि FBI के पास अब अगर सारा डाटा आ गया तो अब उसको ये ट्रायंगुलेट करके देखना चाहिए कि कौन सही लोगों ने जो अपनी डिक्लेरेशन दी है किस किस ने उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया। अगर डिक्लेयर नहीं किया तो ये एक जुर्म है।
किस किस ने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम और मीन्स ऑफ इनकम उस पर बताए हुए हैं या नहीं बताए। अगर वो नहीं बताए तो ये एक जुर्म है, और अगर उस पर उन सोर्सेज ऑफ इनकम पे टैक्स नहीं दिया गया तो ये एक जुर्म है। इवन आपकी जो ग्लोबल इनकम है, जिन मुल्कों के साथ आपकी ट्रीटी है, डुअल टैक्स अवेयरेंस ट्रीटी, उसके मुताबिक अगर किसी ने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को नहीं डिक्लेयर किया तो वो दोनों तरफ जुर्म कर रहे हैं। तो आपको उसको बजाय इसके कि हम ब्लैंकेट दुबई लीग्स को कंडेम करें, हमें अपने जो अदारे हैं उनको कहना होगा कि अच्छा जी अब वो अपनी एफिशिएंसी दिखाएं। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है, बात वही आ जाती है बार बार जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। वी हैव टू चेंज द वे वी लुक एट आवरसेल्व्स। अगर हम यही सोचते हैं हम चोर गंदे हैं तो फिर कौन इन्वेस्ट करेगा। हम सब भागना चाहते हैं। ये बच्चे जो बैठे हुए यहाँ 74% ऑफ देम सर्वे में कहते हैं हम यहाँ रहना ही चाहते हैं। और उनकी वजह उन्होंने जो बताई, आप हमारी वेबसाइट भी कभी देख लेकर ना, प्रोग्राम करने से पहले उन्होंने कहा है कि हम इसलिए रहना चाहते हैं, हमें यहाँ इज्जत नहीं मिलती। सही बात कह रहे हैं, आप किसी को इज्जत ही नहीं देते, आप तो हर किसी को चोर 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 पहले ही शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, अगेन अगर हमारी वेबसाइट आप देखते, फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट इज 80% ऑफ GDP। नंबर 3, अगर आप हमारी वेबसाइट देखते तो आप देखते जो स्लज है, जो हम जिसको हम कहते हैं, आज मैं गलती की टी-शर्ट नहीं वो पहन के आया, हमने टी-शर्ट बनवाई हुई है, 2-3 बनवाई, एक बनाई उसके ऊपर लिखा परमिशनिस्तान। ये परमिशनिस्तान है भाई। अभी तक मुझे बता दे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आप जब कोई पैसे बनाने लगता है मीडिया, ओए माशाल्लाह दुबई लीग्स ये वो वगैरह, पैनामा लीग्स में क्या मिल गया? इतना शोर आपने मचाया पैनामा लीग्स में, क्या मिल गया एक्सेप्ट हमारा नाम दुनिया में बदनाम हो? कुछ भी नहीं मिला आपको। दुबई लीग्स में भी इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं मिलना। मैंने आज से 40 साल पहले कैपिटल फ्लाइट पे काम किया था। 40 साल पहले वन ऑफ द फर्स्ट पेपर्स इन द वर्ल्ड, कैपिटल फ्लाइट जब हमने काम किया था, शहबाज राना उठा के देख ले, उस वक्त पाकिस्तान में कैपिटल फ्लाइट जो थी $15 बिलियन थी, जबकि GDP 60 बिलियन था। तो खुदा के वास्ते दुनिया में होती है चीज़ें, छोड़ दें इन कामों को। ये बताएं आगे कैसे चलना है। अगर परमिशन ले लेके मर जाएंगे तो कोई क्या करेगा? चीनी भी रो पड़ेंगे, यहाँ तो परमिशन ले लेके हर फॉरेन इन्वेस्टर होता है कि यार यहाँ हम कहाँ फंस गए, काम ही नहीं होता यार। तो अगर आप काम ही नहीं होने देते किसी को, और आपकी विजन ये है कि कीमतें फिक्स होंगी, ओए इसने पानी बना लिया 5 रुपए का, ये गलत किया, 3 रुपए का होगा, DC साहब DC रेट फिक्स करेंगे। DC रेट के खिलाफ हम लिख लिख के पागल हो गए। DC रेट क्या होता है? DC साहब क्यों चुकंदर और आलू की कीमतें फिक्स कर रहे हैं? DC साहब कहाँ रह रहे हैं? सोवियत यूनियन में रह रहे हैं या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में? क्या यहाँ पैसा बनाना जुर्म है? आई थिंक वी हैव टू एड्रेस दिस फंडामेंटल इशूज़। और हुकूमत को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुकूमत को है ना, वो ये है, खुदा के वास्ते हुकूमत का मार्स पे चली जाए, काम करना ही छोड़ दें। ये जो आज छुट्टी डिक्लेयर की, अपनी छुट्टी ले लें, हमें काम करने दें, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो हुकूमत बीच में पड़ी हुई ना, इसने बेटा करके इधर आओ, एफिडेविट लेके आओ। मुझे बताएं, आप इंटरनेट की बात करते हैं, अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अभी तक फीते वाली फाइलें चल रही हैं। क्यों जी? कितनी बड़ी बड़ी फाइलें अफसरों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, हमारा स्लज पकड़े हैं दल दल। असल बात यह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम मेजर करते थे, बताएं परमिशन क्यों होती है? मुझे कोई काम करना है, मैं एफिडेविट लेना है 10, फिर कोई काम करना है अटेस्टेशन लेनी है। मैं अभी तक एक सिटीजन नहीं हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट मेरे पास ID कार्ड है। जब तक ये ग्रेड 17 अफसर साइन ना करे, मैं सिटीजन नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ग्रेड 17 अफसर का आप कह रहे हैं, दानियाल साहब ने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि जब तक हम ट्रांजिशन एक्सपोर्ट वाले की तरफ और प्रोडक्टिव पॉइंट्स पे नहीं जाए, प्रोडक्टिव साइड पे नहीं जाएंगे, नहीं होगा। वहाँ आ जाता है सवाल कैपेसिटी का कि कौन करेगा। अब वहाँ पे ये जो ग्रेड 17 वाली जो आप बात कर रहे हैं, आज रात को मुसद्दिक मलिक साहब ने ये फरमाया है कि SFIC जो है वो उस जो फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसके अंदर फास्ट ट्रैक करने का उन्होंने 1 साल लगाने के बाद अब बताया कि हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी नहीं है, हमें अब प्राइवेट सेक्टर से लोग लेने पड़ेंगे। 1 साल बाद ये ख्याल आया, तो करेगा कौन? और वो आपने कौन लिया? वो आपने लिया मैकिन्जीज़। खुदा के वास्ते असद साहब, मैं आपको किताबें 2 भेज देता हूँ, अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है? किताबें मैकिन्जीज़ के ऊपर जो दुनिया में लिखी होंगी वो तो पढ़ लें, उस पर एक प्रोग्राम कर लें, मैं आपके साथ करता हूँ। एक किताब है, उसका नाम है मैकिन्जीज़ कम्स इनटू टाउन। वो कहते हैं जिस शहर में मैकिन्जी आता है बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर एक किताब है बिग कॉन, अभी निकली है। खुदा के वास्ते आपने मैकिन्जीज़ को दे दिया। आप बुलाएं ना सलमान अहमद को, शो करें। सलमान अहमद साहब मैकिन्जी के मुलाजिम है या पाकिस्तान के मुलाजिम है? मैकिन्जी के मुलाजिम है, आपने उनको SAPM भी लगा लिए। यार आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। SAPM नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के एक इनफॉर्मल एडवाइजर हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे बता दें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डॉक्टर नदीम साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। मैकिन्जी को अभी FBR की डिजिटाइजेशन का ठेका दिया गया है, तो जो शख्स हर प्राइम मुझे बताएं सिस्टम को क्यों नहीं दिया? सिस्टम लिमिटेड बहुत अच्छी पाकिस्तान, उसको क्यों नहीं दिया?
दिया। यू वुड लाइक टू हैव हिज व्यूज़, क्योंकि एक सब्जेक्टिव बात हो रही है तो उनका व्यू लेना भी मुनासिब होगा। बट ये बात ठीक है डॉक्टर साहब की कि अपेरेंटली इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई शख्स कोई प्राइम मिनिस्टर के इतना करीब है तो ऑल दो इसके अंदर एक डॉक्टर साहब फॉर द सेक ऑफ रिजाइन कर देना, खत्म बात। कंपैरेटिव प्रोसेस हुआ था, ये हैंड पिक नहीं किया गया। मैकेंजी को 3 कंपनी, पहले कोई 10 कंपनीज थी, कोई 3 की शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसमें ये टॉप पे आए थे। वो प्रोसेस सारा सर इसके मैं अंदर बिल्कुल मान जाता हूँ, मेरी मेरी गुजारिश है वो ठीक है। अगर कोई आप उठा के इल्ज़ाम लगाते हैं, ग्रीन कार्ड है, ये है, वो सब चीज़ें लगाते हैं। एक बंदा जो मुलाजिम मैकेंजीज का है या मुलाजिम डेफिड का है, वो उसका कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कोई नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। पर दूसरी 2 बातें जो बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो जो दानियल साहब ने कहा कि जो हमारे एक शिफ्ट आया ना इकॉनमी का फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, सबसे ज़्यादा जो डैमेज आपका, ये मैं इनसे एग्री करता हूँ, डॉक्टर साहब एग्री नहीं करेंगे। इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ आपकी थोड़ी बहुत आई है, उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन आई थी वो कंजम्पशन वाली साइड से, इंडस्ट्री आपकी अभी भी डूबी हुई है। दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूँ, देखिए ये जो हमने एक तमाशा बना लिया ना कि लोगों की पगड़ियाँ उछालना, कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो पकड़ा जाए उसको छोड़ो मत। पनामा लीक्स का एक ही मकसद था, एक फैमिली को, पॉलिटिकल फैमिली को, उस वक्त की गवर्नमेंट को टारगेट करना था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेशल हियरिंग्स करके उस फैमिली को फारिग कर दिया, गवर्नमेंट को फारिग कर दिया। वो 300 या कितने नाम उसके आए थे, वो किधर गए नाम सारे। उसके बाद एक और लीक आती है, एक और लीक आती है, अब फिर एक लीक आ गई है। मैं जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, उनके पास एविडेंस होगा तो उन्होंने किया होगा। स्टोरी मेरे ख्याल में, अगर मैं एफबीआर कवर करता हूँ, मेरे ख्याल में स्टोरी ये बनती है कि अगर मुझे पता हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्डर करके पैसा बाहर गया है और वहाँ पे एक जो प्लॉट लिया गया लेके, या उसने घर लिया है, वो लेके भी उसने अपने गोशवारों में जमा उसमें डिक्लेयर नहीं किया, तो स्टोरी बनती है डॉक्टर साहब। बट डिक्लेयर करके अलावा मनी ट्रेल भी तो मनी ट्रेल मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि दुबई में घर होना जुर्म नहीं है। That's all. अच्छा, इन्वेस्टमेंट की आप जो आपकी स्टोरी में डिस्कस कर रहा था, इन्वेस्टमेंट क्यों लोएस्ट लेवल पे गई है 13.1 पे इन 50 देखिए वो पॉइंट बड़ा सिंपल है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड से, हम गैर मुल्की जो हमारे वो थे सेवर्स, उनका पैसा हम लेके जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करते थे, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट का खसारा 3-4% हो जाता था। इस दफ़ा आपका करंट अकाउंट का जो खसारा ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। चूँकि वो फ्लैट हो गया है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो गिर गई है। सेविंग्स आपकी वहीं पे खड़ी हुई हैं, 13% ऑफ द जीडीपी है। इन्वेस्टमेंट आपकी है वो 13.1% ऑफ द जीडीपी है। जो कैड इन्होंने करंट अकाउंट का खसारे साल का निकाला 0.1% ऑफ द जीडीपी निकाला हुआ है। अगर यही कैड होता आपका 2%, तो सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी 15%। सही है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं इस पर ऐड ये करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने डे 1 से दानियाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की जो आपने पकड़ी नहीं। इस पे भी हमारे पास पेपर लिखा हुआ, प्लीज़ पढ़ लें। डे 1 से एक बहुत बड़ी गलती रही है आपका स्टेट बैंक। मैं पॉलिटिशियन की बात ही नहीं करता, पॉलिटिशियन तो आपको पता है, आपके स्टेट बैंक को एक्सचेंज रेट पॉलिसी समझ नहीं आई। वो डे 1 से एक्सचेंज रेट का बेड़ा गर्क करें। एक्सचेंज रेट को ऊपर जाने दें। कंजम्पशन इकॉनमी कोई चीज़ नहीं होती, हर इकॉनमी कंजम्पशन होती है। कंजम्पशन के बगैर इकॉनमी चलती नहीं। एक्सचेंज रेट अगर आप मिसमैनेज करेंगे तो आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर दो आपकी हुकूमत चलती है मराते के, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तो आप चलने नहीं देते। आपने डीसी इकॉनमी बनाई हुई है, आपने ब्यूरोक्रेट इकॉनमी बनाई हुई है। आपने जब प्राइवेटाइज करते हैं, हम रो के थके, अगेन हम लिख के थक गए, प्राइवेटाइज करें स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे। आप कहते हैं नहीं, रात के अंधेरे में प्राइवेटाइज करना है, फिर 10 साल केस चलेगा, फिर ये होगा। वो आप सेठ को पकड़ा देते हैं, अब वो बैंकर बन गए, फिर आपने उनको IP पे पकड़ा दिया। उनके इतने पैसे यहाँ बन रहे हैं, वो एक्सपोर्ट क्यों करें? एक्सपोर्ट तो उनकी ख़त्म हो गई, ठीक है। इसी तरह आप सारी बड़ी कंपनी ले लें, हमने एनालिसिस का, कोई एक्सपोर्टर नहीं है। आपकी बड़ी कंपनीज में कोई एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि सबको डोमेस्टिकली इतना फ़ायदा हो जाता है। जब वो जनाब कोई काम करने लगते हैं, आप उनको कहते हैं अच्छा तुम इस तरह को मोबाइल फ़ोन बना लो। अब मोबाइल फ़ोन आपने जो सैमसंग एप्पल है 6 लाख का कर दिया, वो मोबाइल फ़ोन बना रहा है। पुराने सुजुकी के मोबाइल फ़ोन बन गए, सुजुकी आपकी गाड़ियों की इंडस्ट्री बन गई। तो आपने अपनी इंडस्ट्री को ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा लगाया हुआ, गलत। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके तो कंपनियाँ हैं ही कोई नहीं काम करने के लिए। आपकी कंपनी तो सारी छोटी छोटी हैं। मैं इस पर रो के थक गया हूँ। हमारी कंपनी जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेठ ओन्ड शदाले शाह के चूहे। मतलब इतनी छोटी छोटी कंपनी है। टाटा है जी 360 बिलियन, रिलायंस है $400 बिलियन की कंपनी। आपकी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? OGDC $2 बिलियन। मतलब ये तो मजाक है, हेडलाइन तो ये होनी चाहिए, शहबाज राना लगाता ही नहीं कोई। यार ये सेठ, अच्छा फिर सेठ साहब
कभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट आता है, यू स्टिल डोंट हैव एनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यू हैव ओनली सेठ का बच्चा कंपनी चलाएगा, फिर सेठ के बच्चों में लड़ाई होती है, कंपनी टूट जाती है। ऐसे हज़ार एग्जांपल्स है। खुदा के वास्ते इस कल्चर को चेंज करें। वो क्या होता है, अगेन ब्यूरोक्रेट पीछे पड़ा हुआ है। वो यार सिंपल सी बात है, मैं इम्तिहान देता हूँ, पास फेल हो जाता हूँ, मेरा कसूर है। विंबलडन खेलता हूँ, जीतता हूँ, हारता हूँ, यहाँ तो हार जीत ब्यूरोक्रेट लगाता है। पहले आप डिसाइड कर लें, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। नहीं बनना चाहते तो फिर कम्युनिज्म की तरफ चले। बात है, एक जो नैरेटिव जो लोग तक गया है कि हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कैसे की, क्या पाकिस्तान बेहतर नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूँ कि ये हाल है, ये एक मल्टीपल हाल है, यही पैसे यहाँ लगाते तो इस हाल में कैन एनीबॉडी टेल कि 44 इंडस्ट्री मोबिलाइज होती है जब एक हाल को इस तरह के डिफरेंट अप्लायंसेस लगाते हैं, वो करते हैं। सोचना ये है कि इंडिया में कितने ब्यूरोक्रेट, कितने पॉलिटिशियंस की वहाँ प्रॉपर्टी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस में, तो उसकी जस्टिफिकेशन कोई बंदा दे रहा है जी कि वो जी ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ ये नैब का काम नहीं है, मॉरल अथॉरिटी होती है। देखिए दुनिया में मीम बनी हुई है कि इनकी हालत देखो, आपके सामने क्या कहते हैं जी आपको कि पैसे मांग रहे हैं, इनके अपने बंदे वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये वाली है, नजीम साहब इस पे कहना चाहिए। और अभी किसी एक बंदे ने एक और बात की है कि जी वो हमारे सोलर पैनल बनने शुरू हुए। सोलर पैनल हो रहे, वो ऑलरेडी पिकरेट में है, और यहाँ पे वो तो सेल को असेंबल करते हैं, सेल अभी इंडिया नहीं बना सका। और आपने कहा जी 2 मिनट में मैं एक बात आखिरी कह सकता हूँ जी, ये जो अगर आप इसके आज मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं इस मीटिंग को, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, मैं इन्हीं को कह सकता हूँ, मीडिया एंड प्लस ये जो 2 बैठे हैं। मुझे पहले बड़ा फ़ख्र होता था दानियाल पे कि इज़ राइट हैंड ऑफ नवाज शरीफ पर, लेकिन उसने अपना राइट हैंड ही ख़राब कर लिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दीजिए, दानियाल ब्रेक आपकी ले लेते हैं, बेटी जरा बैठी ब्रेक के है, बाद नुकसान वापस बड़ा आते हैं। आपको तो ये जो आशा भाई साहब बात कर रहे हैं ना कि अब नेट मीटरिंग, ये नेट मीटरिंग क्या मसला है, ये क्यों बंद करना चाहती है हुकूमत, और आइंदा लोग जो सोलर लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। जरा एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं बजट डिबेट में। ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहकर गया था कि हम सोलर के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं उस कन्फ्यूजन का हल क्या है। लेकिन उस पर आने से पहले आमिर साहब आप शायद कुछ सवाल रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ दानियाल ने बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इस मुल्क को एक्सपोर्ट्स की तरफ और प्रोडक्टिव मोड्स में उन प्रोजेक्ट्स में कैसे लाना है जिसके अंदर प्रोडक्शन हो और डॉलरों में हो। हमारा सबसे बड़ा मसला घूम फिर के फॉरेन एक्सचेंज का आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का आता है कि हमारे पास जितना हमारा कर्जा है और डेट ट्रैप है वो है, तो उस पर आना कैसे है। तो डॉक्टर साहब तो साफियों पे हमारे पे ही डाल देते हैं। ये प्लानर्स जो आजकल के भी प्लानर्स हैं, आज एक नई अब खबर चल रही है कि एक और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है, सड़कें बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, ये रेलवे ट्रैक रहे, और ML1 है ये जो आपका रेलवे का ट्रैक है, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि जिस पैक का वो हिस्सा है, और प्लानर साहब हमारे जो है चीफ साहब वो बोल रहे हैं उसके ऊपर उनका जोर है। एक तबका जो कह रहा है कि 200-250 मिलियन से गुजारा आप करके इसको पहले वाले कोई ठीक कर लें, क्योंकि ये रुपयों में आमदी है, रेलवे पहले ही लॉस में जा रहा है और इसने लॉस में ही रहना है। आप $5-6 बिलियन का मज़ीद कर्जा चढ़ा लेंगे और ये आपका रुपयों में इसका रिटर्न आना है और आपका डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का। सो ये एज एन एग्जांपल यूज़ करते हुए हम कैसे प्रोडक्टिव मोड में, ये इट इज़ ईजियर सेड देन डन, दानियाल साहब, किया कैसे जाएगा, कौन करेगा? इसमें सबसे पहली बात यह है जी कि इकोनॉमी में जो सिग्नलिंग है वो जो भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं आपको उनको खुद ब खुद ये सीधा कर देता है। लेकिन जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को सप्रेस करके रखेंगे, आप जब इंपोर्ट्स को रोकेंगे और समझेंगे कि जनाब हमारा 280 पे रहा है, 7 महीने हो गए हैं, और एक दूसरे को थप्पियाँ देने शुरू हो जाएंगे, जबकि वो फेक है क्योंकि आपने इंपोर्ट सप्रेशन की हुई है,
तो अब क्या मसला है कि इंपोर्ट सप्रेशन ख़त्म हुई है, तो अब थरथली मच गई है कि जनाब डॉलर की किल्लत पड़ जानी है, और ये IMF तो कह रहा है कि 330 पे चले जाना है अगले जून तक। तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। दूसरा जो आपके बैंकारी निज़ाम का पूरा ओवरऑल होने वाला है, ये गवर्नमेंट को पैसा लोन कर देते हैं और ख़ुद गोल्फ पे चले जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में, मैं मजाक नहीं कर रहा, कैडीज़ की कमी पड़ गई, क्योंकि सारे बैंकों के लोग जो हैं ये फारग हैं। ये सिर्फ 2 फ़ोन करते हैं महीने की पहली तारीख पे। एक फ़ोन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि जी हमारा चेक तैयार है पिछले जो हमने कर्जा दिया था आपको, और दूसरा फ़ोन करते हैं स्टेट बैंक के अगली ऑक्शन कब है गवर्नमेंट पेपर की। 90% याद आया कि कोई हाउसिंग स्कीम अब नहीं चलती, अब कहते हैं हर हाउसिंग स्कीम के अंदर गोल्फ कोर्स होना बड़ा ज़रूरी है। 90% जो हमारा डोमेस्टिक क्रेडिट है वो तो गवर्नमेंट ले गई है, और आगे को क्रेडिट राय नहीं लेने के लिए है। तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली। और जब आपके बैंकारी निज़ाम आपके उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसे देगी जिसमें आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, जहाँ पर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, आपके पास बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड ये नेदरलैंड्स है, उसके ऊपर आप अंगूठा रख दें, वहाँ पत्थर ही है, ज़मीन कोई नहीं है, समुंदर रुका हुआ उन्होंने पैसे लगा के। आपको पता है उनकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स क्या है सालाना? प्योरली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन। हमारी जो है वो 6-7 बिलियन से नहीं टापती किसी समुंदर से, जमीन से नहीं, समुंदर से। कहने का मकसद ये है कि ये हमने सारे आवे का आवा बिगाड़ा हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं बैंकारी निज़ाम को समझता हूँ, उनको ठहराता हूँ। जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है, प्रोजेक्ट नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं रही। ये तो औने पौने बस गाड़ी को सिक्योरिटी रख के, को लीसिंग फाइनेंस कर रहे हैं, को होम हाउस फाइनेंस सरकार से ले लेते हैं सारा पैसा, और बाकी सरकार को, और मजे लूट रहे हैं इनकी। आप ये प्रॉफिटीरिंग एंटी होर्डिंग एक्ट आप कहते हैं कि बेचारा रेडी वाला गरीब जो है, जो मूलियाँ बेच रहे हैं, वो प्रॉफिटीरिंग कर रहे हैं। इनके जो 300% मुनाफे आए हैं वो नहीं प्रॉफिटीरिंग। हद हो गई है यार, आपने बिल्कुल नहीं एक पैमाना बना दिया पाकिस्तान में, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सारे किसके पैसे हैं? ये तो लेट गए सारे टैक्स पेयर के ऊपर। टैक्स पेयर पहले ही बेचारा मरा हुआ था, नदीम साहब सही कहते हैं। ऊपर आपने बैंक भी लेटा दिए सारे उनके ऊपर कि आप टैक्स मनी से हमारे बैंक चलेंगे, तो उनके लिए तो बड़े मजे हैं। आपको पता है कि बैंकों की ये इतनी इस हद तक इस हेरोइन के ऊपर एडिक्ट हो गए हैं गवर्नमेंट फाइनेंस के, कि इनको रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया कि आप हाई रिस्क बनते जा रहे हैं, आपका एक ही लोन ही है, अगर वो उसको कुछ हो गया तो आप तो सारे दिवालिया निकल जाएगा। IMF क्या क्या छक गया कि अपनी सिक्योरिटी रिस्क जो है फाइनेंशियल सिस्टम की उसको ठीक करें। अंडर कैपिटलाइजेशन हो रही है, ओवर लोनिंग टू द गवर्नमेंट हो रही है। आपने ऑलमोस्ट 100% क्राउडिंग आउट कर दी है, इकोनॉमी रह क्या गई है सारी की सारी। और हैरानगी की बात यह आमिर साहब कि ये जो पैसे हैं जो हुकूमत लेके उड़ा रही है, ये मुख्तलिफ के जी सोलर पैनल बांट दें, मोटरसाइकिल बांट दें, या आटे के थैले बांट दें, ये सारा कर्ज है। ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल की नस्लें जो हैं उनको कर्ज में डुबाया जा रहा है, और उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये सियासत है हमारी, जो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करी। आपको पता है 3-4 साल पहले 80 हज़ार रुपये पर एक बच्चा जो है बर्थ पे पाकिस्तान में वो इन डेट था। आज गैस करें क्या है? 2,80,000 रुपये ये हुआ है पिछले 10 सालों में। हमने अपनी नस्लें बिगाड़ दी हैं ताकि हम ये रोटी बांटने वाली सियासत करें। ये टाइम रिलीफ का नहीं है, ये लफ्ज़ ही ख़त्म करना है, रिलीफ रिलीफ रिलीफ। और भाई तुम्हारा मुल्क नहीं है तो सिर्फ इसने रिलीफ ही देनी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो ये वक्त आ गया, अब इसीलिए सारे भाग रहे हैं हुकूमत से, जान छुड़ाने के चक्करों में है। ये आज जो प्रेसिडेंटशिप आपकी लगनी है, आप देख लेना क्या ये दूसरा नैरेटिव बन रहा है कि अब टाइम आ गया काम करने का, पैसे देने का, टैक्स लेने का। सब भाग रहे हैं कि हमें हुकूमत चाहिए नहीं है, हमारे पे जोर से थोपी गई है। ये तो हालत है इनकी, ये तो सिर्फ अयाशी पे है, इन्होंने काम शाम कुछ नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने पाकिस्तान बचाना है, अगर हमारे बच्चों ने यहाँ रहना तो। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ बहुत शुरू में डॉक्टर साहब ने की थी कि PSDP जो है ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमने 1 ट्रिलियन 1,000 अरब रुपए इसके लिए रखा, पर अब 200-250 हमने सुना है कि और बढ़ा रहे हैं शायद, इसके लिए कल खबरें भी चल रही थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो डॉक्टर साहब की तजवीज़ से आप मुत्तफिक है कि ये PSDP नहीं होना चाहिए? काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। PSDP सिर्फ एक सिंबॉलिक नंबर है। आप कुछ भी अनाउंस कर दें बजट में, 2 ट्रिलियन, एक 1.5 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन, उसके बाद आप देखें कि उसकी जो एलोकेशन है वो कितनी हुई और उसकी रिलीज़ कितनी हुई, रिलीज़ जो है, और फिर वो रिलीज़ कहाँ पे हुई। और ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है, किसी एक हुकूमत या किसी एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का नहीं, बल्कि ओवरऑल देखें तो अक्सर आपके लास्ट मिनट पे पोलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो PSDP स्कीम्स में एंटर हो रहे होते हैं। आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो इस वक्त कैरी फॉरवर्ड से मुराद है कि वो जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, अगर उनको थ्रो फॉरवर्ड, अगर उनको कंप्लीट करना हो तो जो रकम चाहिए हो, वो एक पंजाबी में हम कहते हैं आगा दौड़ पीछा छोड़, आगे आगे भागते जाएं, पिछले प्रोजेक्ट शुरू करके हम उनको अधूरा छोड़ते चले जाएं।
पीएसजीपी बेसिकली आपके कुछ ऑब्जेक्टिव से लिंक करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो न्यू ट्रेडिंग रजीम है ईयू की, जो कि 2026 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म के नाम से मेरी जितनी एक्सपोर्ट होगी उसमें मुझे अपनी कार्बन एमिशन जो है वो रिपोर्ट करना होगा। अगर ईयू के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो मुझे वहाँ पे कार्बन टैक्स देना पड़ेगा या यहाँ पे कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे। जब ईयू इसको स्टार्ट कर देगा तो यूएसए भी इसको स्टार्ट करने की सोच रहा है, चाइना भी स्टार्ट करने की सोच रहा है, जापान ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बड़ी मैच्योर स्टेज पे आ गए हैं इसके। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनको कैसे हम ग्रीन कंप्लायंट बनाएं, किस तरीके से उनका कार्बन फुटप्रिंट कम करवा सकें, कौन से ऐसे मंसूबे हों जो कि आपकी जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन इकोनॉमी को फोस्टर करें। यानी अब दोबारा से वो सोलर वाली बहस पे अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ कि एक तरफ 2026 में आपकी एक्सपोर्ट इस वजह से वो स्क्रूटिनाइज हो रही होंगी कि ये फॉसिल फ्यूल से पैदा हुई है या ये साफ़ बिजली से पैदा हुई है, और अगर ये फॉसिल फ्यूल से पैदा हुई है तो उस पर अलग से टैक्स आपको देना पड़ रहा होगा, विच मीन कि आप पहले जो कंपेटिटिवनेस है पीयर्स के मुकाबले में वो और कम हो जाएगी। दूसरी तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि चूँकि हम IPP के वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग वो चार्जेज़ हैं वो हमसे नहीं अदा हो रहे, तो लिहाजा हम इसको थोड़ा डिस्करेज करें। तो PSDP नामी अगर कोई चीज़ हमें रखनी है तो वो आपकी थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग जो आपको ग्लोबल इकोनॉमी में कंपेटिटिव बनाए, उसके लिए तो ज़रूर होनी चाहिए। PSDP ना हुई तो हमारे MP MNAs का क्या बनेगा? वो तो बनते ही इसलिए हैं MP MNA के वहाँ डेवलपमेंट स्कीम आती है, उसमें से कट मिलता है, उस तरह ही वहीं से खर्चा पानी निकलता है सारा, वो गेम ही उसके इर्द गिर्द होती है। हमें भाई उनको तो SDG फंड के नाम पे दिए जाते हैं, SDG फंड रख लें, मुझे उससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पे जो उनको फंड दिए जाते हैं हम वो रखे बेशक, लेकिन PSDP जो है PSDP को थोड़ा सा हमें रैशनल करना पड़ेगा। सर एक बात यार दानियाल नहीं, आप मुझे बड़ा तंग करते हैं। दानियाल ने मुझे जी ये बच्चे बैठे ये बड़ा तंग करते हैं कि ही इज ऑलवेज पुटिंग वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये 4-5 दिन से कह रहे हैं यार कैपेसिटी पेमेंट कैसे कम हो सकती है, और इसके साथ इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात की कि GML1। डॉक्टर साहब आपको याद है सबको कि किसी ज़माने में लाहौर से खाने फाल जितनी रेलवे लाइन थी इलेक्ट्रीफाइड थी, अभी भी हमारे पास शायद 220 रेलवे इंजन्स पड़े हुए हैं। हाँ, मैं और दानियाल ने काम करना, बाई मंडे हमने फिजिबिलिटी बनानी है कि और हम कुछ ना कर सके इस ML1 में, पेशावर से लेके कराची तक इसको इलेक्ट्रीफाई करा लें ताकि डीजल इंपोर्ट तो बढ़ जाए, और जब आप करेंगे ना जी वेट, हमें फिर भी 30% सेविंग होगी। विन विन सिचुएशन, कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी, डीजल भी इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और ट्रेन भी हमारी इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। आप एग्री? बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब आप बताएं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जी, और ये आपके लिए, आपके नाजरीन के लिए एक न्यूज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है कि जी इतने बिलियन फ़लाने मुल्क से आ गए, इतने बिलियन इन्वेस्टमेंट फ़लाने मुल्क से आ गए। तो इनको जो नेशनल अकाउंट्स हैं उसमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में गिना जाता है। तो एक अदारा है IMF का, वो आजकल पाकिस्तान में एक प्रोग्राम करने के लिए कंसल्टेशन करना है। उनकी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई थी SBA के कंप्लीशन पे, SBA जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, उसमें जब उन्होंने उसकी अप्रूवल अनाउंस की बोर्ड ने, तो उन्होंने साथ ये भी अनाउंसमेंट की कि आने वाले साल के लिए जो फिस्कल ईयर 25 है जिसका आप बजट बना रहे हैं, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 0.1% ऑफ GDP बढ़ेगी। 0.1% ऑफ GDP इस वक्त अगर 348 बिलियन आपका डॉलर्स की इकोनॉमी है तो वो तकरीबन 348 मिलियन डॉलर, मिलियन नॉट बिलियन डॉलर्स बनती है। रोशन डिजिटल अकाउंट का मेरे ख्याल में 2 महीने का ये सारा, तो इतना चर्चा, इतना शोर आपने डाला हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं मज़ेदार, उनकी प्रोजेक्शंस में 2029 तक उसी डॉक्यूमेंट में जो SBA का रिव्यू डॉक्यूमेंट है उसमें जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं वो 0 पे ही 0 है, यानी अब से लेकर तब तक। तो आप हमें प्लान दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि हमारी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हमारी जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स है उससे हमने बजटी खसारा कम कर लेना, तो भाईजान वो तो दोनों 0 हैं, तो किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए जी, एक छोटी सी बात मैं करूँ, 2-3 बातें। एक तो पहले कोई हमारा चाचा मामा बाहर नहीं बैठा हुआ, आपको भी आपका बाप नहीं बना सकता, आपको भी आपका चाचा नहीं बना सकता। हम सोचते हैं कि जी CPEC, पहले हमने CPEC किया, गेम चेंजर, अब गेम मूवर आ रहा है सऊदी अरेबिया। अब हम कहते हैं CPEC वालों को हमने पैसे नहीं देने, हमने सऊदी को पहले देने हैं। यार हम ये चालाकियाँ छोड़ दें, डेवलपमेंट इज़ नॉट चालाकी।
डेवलपमेंट इज हार्ड वर्क। आप मीडिया वाले भी ये समझ जाएं, खुदा के वास्ते आप सवाल ठीक पूछें। ये क्या है कि जी आप चालाकी कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, भूल जाए। चालाकियों से आपने जितने साल में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, वो 1% GDP से कभी नहीं बढ़ी। चेक करना, शायद एक 10 साल 2-3% थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ लोग खुद कर रहे हो इन्वेस्ट। तमाशा भी वहाँ लगा होता है जहाँ लोग खड़े हों। मैं अकेला खड़ा हूँ तो कोई तमाशा नहीं लगता, आप सारे आएंगे तो होगा। जहाँ जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो बाहर से क्यों आएगा? यहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो होगी तो बाहर से क्यों आएगा? यहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो। नंबर 2, आप बात करते हैं इसकी PSTP की। PSTP हमने पूरी किताब लिखी है, बंद करो PSTP को, प्लानिंग कमीशन को भी बंद करो, आगे चलो, बताओ क्या करना है। PSTP की हालत ही है। कल हमने इकॉन फेस्ट करवाया इस्लामाबाद में, यहाँ एक F9 में बिल्डिंग पड़ी है, 15 साल से बंद पड़ी है। हमने उसको खुद साफ़ करा के रो के, बिजली भी वहाँ नहीं थी, बिजली लगा के हमने उसको चलाया। अब वो फिर बंद हो जाएगी अगले 15 साल के लिए। कन्वेंशन सेंटर आपका चलता नहीं। आपको मैं गिनाऊँ कितने प्रोजेक्ट्स आपके 0/0 हैं जिन पे कोई रिटर्न नहीं आता, बना के आप भूल गए। कितने आपने दफ्तर जाली बनाए हुए, दफ्तर कितने पड़े हुए हैं। खुदा के वास्ते PSTP में सिर्फ जंग होता है। मैं 3 साल CDWP हेड करता रहा हूँ, मुझे पता कोई बात नहीं होती थी। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा तो कर दो, प्राइम मिनिस्टर ये कहा, प्लानिंग कमीशन फारिग है ना, उसकी कोई बात सुनता ना कुछ। उसको प्लीज़ सिर्फ फातिहा पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। नंबर 3, मुझे बताइए मिनिस्ट्री इतनी क्यों? अभी किसी ने बात की थी उसकी, ये जो NFC अवार्ड, मैं उस वक्त ले नहीं सका, टू मेनी सब्जेक्ट्स टू डिस्कस। NFC अवार्ड को कोई ज़रूरत नहीं वापस लेने की, फेडरल गवर्नमेंट को छोटा करना है। मुझे बताएं क्यों मिनिस्ट्रियों का इतना भरमार लगा हुआ है? फूड सिक्योरिटी क्या होती है? ये क्या तमाशे बनाए हुए मिनिस्ट्री के? एक और ह्यूमन रिसोर्स क्या मिनिस्ट्री है? 10 मिनिस्ट्री ज़्यादा मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ। फूड सिक्योरिटी कर क्या रही है? अभी वीट का आपने देखा है। नंबर 3 बताइए, सारी गलतियाँ इनकी होती हैं और किसी की नहीं होती। और फिर एक और चीज़ में, नंबर 3 मुझे बताएं कि ये पार्लियामेंट जब आते हैं, MNA बनने के लिए आते हैं, मिनिस्टर बनने के लिए आते हैं? हर कोई भगदड़ होती है मिनिस्टर लगने की। नंबर 4, टेक्निकल डिपार्टमेंट तो मिनिस्टर होना नहीं चाहिए। हेल्थ, जब कोविड आया था, दुनिया जहान ने कहा कोविड जनाब टेक्निकली हैंडल होगा, मिनिस्ट्री नहीं हैंडल करेगी। ये चीज़ें, बिजली का निज़ाम ये लोग हैंडल करेंगे, एनर्जी इंजीनियर्स, मैं कहाँ से हैंडल कर सकता हूँ? कौन मिनिस्टर हैंडल कर सकता है? आपके बिजली के निज़ाम में NTDC चले जाए, ये वो, यार कौन ब्यूरोक्रेट्स लगे हैं अभी तक। नेपरा के हेड भी ब्यूरोक्रेट लगा हो। खुदा के वास्ते वेयर आर द टेक्निकल स्किल्स? ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग जो बात कभी नहीं करते, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलत है कहाँ? वो मीडिया कभी नहीं उठाएगा। सबसे बड़ी दौलत आपकी शहरों के अंदर है, धात नहीं है। धात, मेरी बात सुन लें, धात गोरे की, आपकी तो है ही नहीं। धात ने घुरे ले जाना और आपको छोड़ जाना किसी चीज़ का। आपकी जो हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं, क्यों बनी हुई हैं? बिकॉज आपके सारे सरकारी घर जो हैं, रायविंड से ले के सियालकोट से ले के, जहाँ माशाल्लाह इतनी दौलत पड़ी है। हमने हिसाब लगाया, एक घर 140 कनाल का है ब्यूरोक्रेट का। यहाँ जनाब इस्लामाबाद में $55 बिलियन इन्वेस्ट होते हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को समझौता कर सकें, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो बैठे हुए हैं। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, जो आप लोग कभी POA क्या होता है आपको पता? प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। PAO क्या होता है? प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ये जरा आप इन्वेस्टिगेट करना। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है वो कहता है जी मेरी इजारादारी है, मैं हर इदारे में उंगल करूंगा। पूछे डिस्को प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं चलाता, हर चीज़ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर करता है। पर मीडिया उससे कभी नहीं पूछता कि यार तू रोब तो चलाता है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी, हर ब्यूरोक्रेट कितने बोर्ड्स पे है जी? हो नहीं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम चेक करें, सब चेक कर रहे हैं। 12-20 बोर्ड। तो ये जो बोर्ड्स हैं, PSC किसने तबाह किया? बोर्ड से करनी रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, ये मजे की बात है, इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं किसी गलती का। हाँ पैसे, ओए दुबई चले गए, ओए ये हो गया। यार ये ट्रक की बत्तियां छोड़ दें, कोई एनालिसिस ठीक करे। सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब के ऑस्टेरिटी जो है उसकी डिबेट भी हम हर साल इनिशिएट करते हैं और इस पर तो पिछली मरतबा एक कमेटी भी बनाई गई थी और उसने ये सजेस्ट किया था कि कहाँ से आप ऑस्टेरिटी की को ड्राइव करके और मोर देन ट्रिलियन रुपीज़ आप बचा सकते हैं, लेकिन आज ये रिपोर्ट आई है कि उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। तो ये हम बहस तो हर साल कर लेते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। ये मैं बिल्कुल आपका ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बात इसका जवाब देता हूँ और मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ ये एक जरूर अर्ज़ करूँगा, ठीक कहते हैं कि हमारे मीडिया के अंदर बहुत कैपेसिटी का इशू है। ज़्यादातर हमारे, मैं कन्फेशन करता हूँ, नहीं सर, हमारे मीडिया लेकिन जिन लोगों से उनको जो टेक्निकल इश्यूज हैं, फाइनेंस हो गया, ज़राअत हो गया, इवन लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स या ये बैंक, मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इतना नहीं है फोकस, राइट्स क्वेश्चंस नहीं करते। मैं डॉक्टर साहब ये अकेले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, सिर्फ मीडिया का काम नहीं होता कि आपने थिंक टैंक से, आपके फॉर एग्जांपल मैं देखता रहता हूँ पार्टी में बड़ी बड़ी आला रिपोर्ट्स हैं, मगर दुनिया भर में होता है कि ये इस तरह के थिंक टैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से भी जुड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी जुड़े होते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ बाकी भी ये पॉलिटिशियन का भी काम है, ये थिंक टैंक्स का भी काम है, हम आपको दावत देते हैं, आप प्रोग्राम से पहले हमें पूछते हैं, हम आपको सवाल लिख के दे देंगे। ठीक है, मैं तो बगैर प्रोग्राम के अंदर आपको सवाल मैं तो ये लेकिन उसमें मसला ये है कि आप, लेकिन सर उसमें आप पूछें, लेकिन उसमें मसला ये है कि जिन लोगों से जवाब आप पूछने के लिए कह रहे हैं वो हमें जवाब नहीं देते। तो इसका बात यह है कि ये सवाल पूछ के ही पहले ही जो है कीमा निकाल दिया हुआ है इस मुल्क के अंदर जो है। आपको मीडिया का पता नहीं है, शायद आप पता नहीं वो अपने थिंक टैंक में फंसे रहते हैं कि इस वक्त जो है वो चंद सवाल पूछने पे ही, या जिस किस्म की कदगने हैं, जिस जिस्म के कवानीन पहले जो बने हुए हैं और नए आ रहे हैं, या जेलों में जा रहे हैं लोग, वो जो है मारे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, तो आप पता नहीं कौन से क्वेश्चंस पर जाना चाहते हैं, या कोई जवाब देना नहीं चाहता, जवाब देना भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। मैं क्विकली जरा ये बाकी ये जो ऑस्टेरिटी वाला, ऑस्टेरिटी ऑफ कोर्स ये कोई ये इस तरह की बातें हो जाती हैं, उसके बाद साथ ही उन्हीं उसी बजट में ऑस्टेरिटी के ऊपर तकरीर आएगी, उसी के अंदर अगर फाइन प्रिंट में देखेंगे तो पीएम हाउस की ताज़ीन और उसके लिए भी बजट दिया होगा, डबल तनख्वाहें भी दे देंगे, ट्रिपल तनख्वाहें भी दे देंगे, गाड़ियों का भी आ जाएगा, तो ये चलता रहता है। मगर बेसिकली ये भी एक सिंबॉलिक चीज़ है एक्चुअली, खर्चा कम होने से भी गवर्नमेंट की ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लार्जर स्केल में देखें। मगर पॉइंट ये है कि आपने जो दानियाल ने किया है कि आपने मेजर जो आपकी ये छोटी छोटी इंडिकेटर गाड़ी के नहीं, गाड़ी का इंजन कैसे ठीक करना है, वो है कि आपने उसको एक्सपोर्ट में या प्रोडक्शन मोड में कैसे लेके जाना है। ये जो एक पिछले 30-40 साल से है कि जी हमने सड़कें बना दी, हमने ये महंगे महंगे जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा दिए, अभी भी उसका क्रेडिट जारी है कि देखें हमारे कमालात, और उनसे खुद जान नहीं छुड़ाई जा पा रही, मगर उसका क्रेडिट लेने से अभी भी कोई बास नहीं आ रहा। कमाल तो ये है कि इनको ओन करें फिर करेक्शन होगी। मेरा तो पॉइंट ये है कि पहले आपको ये जो आपने गलतियाँ की हैं इनको ओन करना पड़ेगा कि ये हमारे गलतियां इसलिए ठीक नहीं करते हैं कि ठीक करते वक्त ये मानना पड़ता है कि ये जो हमने महंगे महंगे ये जो साहिवाल प्रोजेक्ट और बड़े बड़े ये जो लगाए गए थे ये गलत फैसला था। ये बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें से डॉलरों पे लगाए गए हैं, रुपयों में टोल टैक्स आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है, उसके वो फ़ायदे ही हुए। सो एडमिशन चाहिए। सही है सर, एक बात सुने, ये जो आपने इतने फ्लाईओवर्स बनाए और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, इसका भी तो हिसाब लगाया हमने लगाया। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, द बिगेस्ट मेट्रो इज अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको चाहिए थी बस, आपने सीमेंट के इतना खर्चा कर दिया। खुदा के वास्ते जो सारी यूनिवर्सिटीज़ की बसें ना इस्लामाबाद में, वो आपकी बस चला सकती, बाहर की लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। आप निज़ाम नहीं बनाना चाहते, आप पैसे खर्चना चाहते। जो मैं सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे जाता हूँ, मेरी जर्नी 40% बढ़ जाती है इधर उधर चक्कर लगाते। वर्टिकल शहर होने चाहिए, क्लस्टर्स होने चाहिए कि ये बैरियर टाउन से दूर दूर से 40-40 किलोमीटर से दफ्तरों में नहीं आना चाहिए। जी असल मैं एक जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं इसको इंडोर्स करूँगा। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, स्पेशली जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, कि देखिए मुझे बात का दुख भी होता है कि जब आप इट्स कम टू पर्सनल हेल्थ आती है तो वही हमारे जर्नल, वही हमारे पॉलिटिशियन, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। बेशक वो उनका बंदा पसंद ना हो, जाते हैं या नहीं चाहते, लेकिन व्हेन इट्स कम टू इंजीनियरिंग मिलते करके जाते हैं, एनर्जी या कुछ हो, फिर जो दुनिया का नौसरबाज बंदा होता है आपने बैठाया होता है। आई एम सॉरी टू से। एक बात दूसरी, मैं इकॉनमिस्ट नहीं हूँ,
मैं एक फार्मर हूँ और मुझे याद है कि 2016 में मुझे चाइनीज़ ने एक बात कही। उसने कहा यार आप क्या कैन यू टेल बता सकते हो इनको कि हम $60 बिलियन की एनुअली सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख टन होती थी सोयाबीन 2005 तक, उसके बाद वाइप आउट हो गई। अभी तो पोल्ट्री के लिए भी नहीं। वापस आके हमने पेपर भी लिखा, ऑपरेट भी लिखा और बड़ी खुशी की बात है कि SIFC की वो फाउंडेशन बनी। डॉक्टर साहब आज भी अगर हम ये काम करें जो एग्रीकल्चर है जिसको हम शुरू कर सकते हैं, देखिए कितना अब एडिबल ऑयल मंगवाते हैं, लेकिन इसमें एक काम करते मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप देखिए 1986 में 400 एकड़ जगह है मानसर में एलोकेट हुई है टी कल्टीवेशन के लिए, आज तक वहाँ पे एक पाव चाय नहीं हुई और एक कंपनी भी बनी हुई है पाकिस्तान टी जी वो बनी हुई, जबकि नेपाल ने इवन अपने फोर्स में शुरू किया और हमने कहा कि यार देखो हमारा तलक मरी इससे है, ये जो हमारे ये जो पाइन है इसके नीचे बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बड़ी स्टडी की है, अगर हम ये कर लें तो कितने जी डॉक्टर साहब बच सकते हैं, $5 बिलियन। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। इसी तरह ऑयल है कि कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास और अवेलेबल है, सोयाबीन ऑयल ये हम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये कौन करेगा। हमें थोड़ी सी मैं एक बात थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ माज़ के साथ, मैं अनफॉर्चुनेटली जी को फाउंडर हूँ एनर्जी एक्सीलेंस सेंटर का, नस्ट में भी और यूटी पिशावर में भी, ये 2010 में बने थे। 1 साल काम करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये अकल का तल्लक या विज़डम का तल्लक शायद डिग्री से नहीं है। डॉक्टर साहब माज़त कितना PhD काम कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें ख्याल आता है कि यार ये हमारे साथ हमसाया मुल्क में एक टीम वो है उसने कुछ बड़ी काम किए हुए। मैं उसके एक काम बताऊँ जिसने आर्टिफिशियल टी जो है आर्टिफिशियल टी को समझ नहीं आता, इनका मतलब नरेंद्र मोदी है। आर्टिफिशियल टीक उसने हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, उसने गुजरात में और राजस्थान में शुरू की, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, वो 10 साल में ग्रो हो जाती है। अब अगर आप इजाज़त दें जो आखिरी टॉपिक है या वो वाला टॉपिक मैं चाहूँगा सोलर से भी एक टॉपिक जो सबसे बड़ा है, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से पूछना ज़राअत। हमने सारे ही टॉपिक्स कर लिए, ज़राअत एलिफेंट इन द रूम है कि 70% हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 70% उससे लगी हुई है। और इस वक्त डॉक्टर साहब जो किसान का एक चल रहा है, एक काउंटर आर्गूमेंट भी आता है कि जनाब ये पहले ही फ्लॉ था, ये 2900 के ऊपर 3900 पे करनी नहीं चाहिए थी, मगर फिर लोग कहते हैं कि जनाब इनपुट्स इतनी महंगी हो गई थी तो ये करने की ज़रूरत थी। बहरहाल ये गवर्नमेंट ने ये वादा कर लिया था किसान के साथ, ये जब किसी के साथ भी जब कोई रियासत वादा करती है चाहे वो गलती भी हो तो वो पूरी करने के किया जाते हैं। मुझे याद है सिविल वॉर के अंदर उन्होंने कर्जा दूसरी साइड का था, उनका नहीं जी ये कर्जा रियासत का ही है। तो डॉक्टर साहब इसका क्या आप करना है, ये जो किसान है वो मानते ही नहीं है कि ये कोई मसला भी है, ये किसान वाला जो इश्यू है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और SDPI ने आपको शायद आपने सुना या पढ़ा हो कि हमने एक पूरा फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड बना के मिनिस्ट्री को दिया। मैंने वो पढ़ा है, मैं इसीलिए चाह रहा था आपसे कि उसकी ज़रा तफसील हमें बता दें। वो मिनिस्ट्री को दिया था जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो डाटा के कस्टोडियन थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रियल टाइम बेसिस पे स्टॉक कितना है, डिमांड कितनी है, प्राइस कितनी है इंपॉर्टेंट फूड कमोडिटीज़ की इंक्लूडिंग वीट, ये सारा रियल टाइम बेसिस पे डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद किसी बाबू को ख्याल आया कि ये जो डैशबोर्ड है ये इसको बंद करना है, वो बंद कर दिया गया। और हमने देखा कि एन हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपकी इंपोर्ट जो है वो हो रही है। शायद पहली चीज़ तो इसमें यह है कि हुकूमत को इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से निकल जाना चाहिए था, बहुत पहले निकल जाना चाहिए। ये झूठ बोला जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये कहा जा रहा है कि नहीं हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डेटा गलत आया था, उसकी बेसिस के ऊपर निगरान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें फिगर्स ही गलत आए तो हमने उसकी बेसिस। आप ये कह रहे हैं रियल टाइम डेटा पे आप प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बावजूद उसको बंद करके उसको मैनिपुलेट करके ये क्रिएट किया गया, लेकिन उन्होंने डैशबोर्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया। और उसके बाद जो डिसीजन लिए गए, जब आप डाटा के बगैर डिसीजन लेंगे तो इसी किस्म की चीज़ें होंगी। देखिए ये सिर्फ हमारे पास 2-3 चीज़ों का क्राइसिस क्यों आता है, गंदम का आता है, चीनी का आता है, खाद का आता है, ये बाकी चीज़ों का क्यों नहीं आता? क्योंकि ये वो 3 चीज़ें हैं जिस पे कि सरकार की इजारादारी है, सरकार किसी न किसी तरीके से सपोर्ट प्राइस करती है, मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है। अगर इसको भी ओपन मार्केट पे कर दिया जाए
तो ये मसला इस नहीं साल होगा। नहीं करना चाहिए था। इस साल चूंकि किसान से वादा किया हुआ है तो इस साल तो उनको लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये पहले से बता दें, साल डेढ़ साल पहले बता दें कि जी अगली गंदम की फसल में हम ना प्राइस देंगे ना खरीदेंगे। Deregulate कर देंगे। हाँ, कर देंगे। वहाँ पे फिर दौड़ अपनी अपनी जो कम्पेटिटिव होगा वो उसको रहेगा। लेकिन ये इस साल वाला जो हुआ है, ये जो एक डिज़ास्टर्स डिसीजन इसको मैं कहूँगा, ये अनफॉर्चुनेट है एंड इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर आप इंफॉर्मेशन और डाटा का सही इस्तेमाल कर लेते तो कोई वजह नहीं थी कि इस तरह के डिज़ास्टर से हम तो ये डिजास्टर अब होकर ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब यहाँ पर, या ये इम्पैक्ट करेगा आगे? ये हुकूमत के लिए तो ख़त्म हो गया, किसानों के लिए तो चल रहा है ना। हुकूमत ने तो एक वो आगे इसके जो ये है कि एक तो अगली दफ़ा जब किसान लगाएगा गंदम की फसल तो वो अगली दफ़ा इम्कान हो सकता है कम। दूसरा कि उसके बाद जब किसान के पास पैसा नहीं होगा तो इस वक्त जो चावल कपास लगा रहा है तो उसके अंदर भी कमी आएगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो कहा जाता है जी 1 बिलियन बेल कम होने से कॉटन के $2 बिलियन का इम्पैक्ट आता है। तो डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? जी डॉक्टर साहब, ये इंतज़ार कर लें, जी 5 साल के बाद फिर होगा। फिर यही हम लोग बैठ के बातें कर रहे होंगे, चाहे मैं हूँ ना हूँ, आप लोग बातें यही कर रहे होंगे। देखिए इस पर भी हमने बहुत लिखा है, प्लीज़ पढ़ लें। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो एग्रीकल्चर इन दिस कंट्री, देयर इज़ ब्यूरोक्रेसी। सीड पे उनकी इजारादारी है, रिसर्च पे उनकी इजारादारी है, वीट वो खरीदते हैं, स्टोरेज किसकी है? स्टोरेज उनकी है, ठीक है। बाकी क्या रह गया है? मंडी उनकी है, मंडी पे प्राइसेस वो लगाते हैं, मंडी को बना ही नहीं सकता। अब्बासी साहब मंडी बना के दिखाएं मुझे, वो बनाते हैं। यार आपने, मैं तभी तो बार बार पूछता हूँ, आप पहले मुझे बता दें असद साहब, आप मीडिया के थ्रू एक प्रोग्राम इस पे करें जी। क्या हम कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, हम हैं क्या? हम तो कंफ्यूज नेशन है, इधर से कैपिटलिस्ट, इधर सोच। आपने एग्रीकल्चर को जकड़ा हुआ ऐसे। डॉक्टर साहब ये नाज़रीन को या बार बार जो कहते हैं ना कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट है, जो मैं समझ रहा हूँ आम आदमी को भी समझा दें से आप ये कहते हैं कितना रियासत का गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और कितनी जो है खुद ये मामला चलने चाहिए। सोवियत यूनियन, आमिर साहब, सोवियत यूनियन मर गई थी बिकॉज वो प्राइसेस हर चीज़ की फिक्स करते थे। मैं गया वहाँ, कारोबार मैंने से उनसे गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, वो जनाब मेरे पास आए जब IMF की मिशन में हम गए थे, इतना बड़ा थद्दा लेके कंप्यूटर प्रिंट के ये प्राइसेस हैं, वो प्राइसेस फिक्स करते थे, मारे गए। वो आपको बताते थे ये लगाओ, ये करो, वो करो, मारे गए। खुदा के वास्ते ये तो डिसाइड कर लें। आप तो सोशलिज्म की गंदी ये काकासी कर रहे हैं जब ब्यूरोक्रेसी सब कुछ करती है, फिर क्या प्रोडक्शन? मेरा काउंटर क्वेश्चन है, जो भी कोई जवाब देना चाहे डॉक्टर साहब आपसे, कि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को कारोबार के अंदर नहीं घुसना चाहिए और हम आप खसारे वाले इदारे जो बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बेचना चाहिए। मगर हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे रेगुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ है भी है तो नहीं है। अभी दानियाल साहब ने जो बैंकों की स्टोरी सुनाई है कि बैंकों को जिस तरह वो किया गया और जिस तरीके से कोई रेगुलेशन कोई नहीं था, स्टेट बैंक का कोई चेक नहीं है, तो वो एक लूट मार का जरिया बन गया। आगे भी जो इदारे बेचे जा रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के, आप अभी जो कह रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचने की बजाय जब ये उसके ऊपर भी सवाल आएंगे, मुकदमे आएंगे, किसको बेचा, कैसे बेचा, बगैर ट्रांसपेरेंसी के, और रेगुलेशन भी क्वेश्चनेबल होगी, तो फिर ये सारा सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। दानियाल साहब बताएंगे जी, बैंक्स अनरेगुलेटेड है, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो रेगुलेटेड है, लेकिन जो रेगुलेशंस बनाई हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो प्रूडेंशियल, एक सेकंड, जो कंज्यूमर फाइनेंस की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बनाई हैं स्टेट बैंक ने, उन्होंने बैंकों को उस तरफ लगा दिया बजाय कि हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर वो इन्वेस्ट करें। तो वो ज़माना है जिसमें से कंजम्पशन बेस्ड कंज्यूमर इकोनॉमी बनाई है, वो उस चीज़ ने बनाई है। तो उसमें अगर आप देखें, हमने तो 800 अरब रुपए की टोयोटा करोला लाकर बेच दिए सब्सिडाइज क्रेडिट पे, एक रिसोर्स स्केर्स मुल्क में। तो ये कहाँ की ये खुद कफालत वाला किला जो है ना, ये निकालना पड़ेगा। आज मैं बैंक बनाना चाहूँ, मैं नहीं बना सकता, स्टेट बैंक बना नहीं देता। आज मैं बैंक में प्रेसिडेंट लग जाऊँ, स्टेट बैंक कहता नहीं सिर्फ बैंकर लगेगा। यार बैंक इज़ द मोस्ट हाईली रेगुलेटेड सेक्टर और स्टेट बैंक उनको कंट्रोल करता है। एक्सचेंज रेट कैसे कंट्रोल की हुई है? सारे कंपनियां बंद कर दी जो मार्केट थी, और बैंकों को कहा, और इस वक्त आप बैंकरों से चेक करें, मैं तो चेक करता हूँ, उनको कहा खबरदार रेट हिलाई हम मार देंगे, जूते मारेंगे। यार ये तो सोशलिज्म है, दिस नॉट कैपिटलिज्म। आप चाहते क्या? डू यू वांट अ कंट्री where you can grow and develop, or do you want the government to do everything? ये सोच लें, क्या गवर्नमेंट आपका नाक पहुंचेगी, आपकी पिठी पहुंचेगी, सब कुछ करेगी, या आप अपनी मेहनत से कुछ करेंगे? ये हमारा सवाल है, असली सवाल जो हमें फेस करना। सही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।